कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए जो क्लास है बच्चों, कुछ क्लासेज अब आर्थिक सर्वे की आएंगी, जो लेटेस्ट आर्थिक सर्वे इकोनॉमी सर्वे है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये एक सरकार का, आप देखेंगे ओवरऑल जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, सरकार की जो एक प्रकार से अपने आप में जो आर्थिक क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा विकास किया गया, विभिन्न विभागों में सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए, अलग अलग क्षेत्रों में जो राज्य के द्वारा उपलब्धियां हासिल की गई, उन सभी का लेखा जोखा आर्थिक सर्वे के अंदर रहता है। और ये अति महत्वपूर्ण क्लासेज होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ, कई लोग सोचते हैं कि नहीं बजट से संबंधित आंकड़े ही होंगे, यही आर्थिक सर्वे, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो जो चीजें मेंशन की गई होती हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले जो 2025 के जितने भी एग्जाम हैं, आप इससे पहले कि नया आर्थिक सर्वे आए, इन आर्थिक सर्वे की क्लासेस को आपको कंप्लीट करना होगा। लगभग 4 से 5 क्लासेज इसमें हर साल रहती है मेरी ओर से। और बाकी बच्चों देखो, आपको चीजें घर पे डिलीवर करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। आपको निरंतर चीजें मिलती रहेंगी। इतने साल से मैं देख रहा हूं, 2020 जुलाई से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ये 2025 लगभग 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं यूट्यूब के क्षेत्र में, ठीक है, यानी आपको पढ़ाने के क्षेत्र में। और कभी भी ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज मैंने छुपाई हो जो आप लोगों तक मैंने डिलीवर ना की हो। यूट्यूब के माध्यम से लगभग जितना कोर्स होता है, जो जो मेन चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकती है इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको कराई है, ठीक है। बाकी कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं भाई, इसको तो पढ़ाने से मतलब है, हमारे और मुद्दों पे ध्यान नहीं देते। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं बच्चों, आपको ये फील्ड या ये चैनल सिर्फ और सिर्फ क्लासेज और एग्जाम कैसे निकालना है, इसके मोटिवेशन के रिगार्डिंग या उससे संबंधित रहेगा। अदर चीजों के लिए ये प्लेटफॉर्म उचित नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे पढ़ाने का काम किया है। पढ़ते आप हैं ही, जिसको नहीं समझ आता, जो चाहता है कि नहीं हम नहीं पढ़ना है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरे कई बच्चे लिखते हैं कि रिप्लाई नहीं करते, और भाई रिप्लाई कैसे करेंगे? क्या मैं यही काम थोड़ा करता हूं कि हर चीज में रिप्लाई करता रहूं? बताओ, 24 घंटे होते हैं एक इंसान की लाइफ में, उसको अपनी जॉब भी देखनी है, फैमिली उसके साथ है, फैमिली देखनी है, अपना घर का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, पढ़ाने का काम होता है, तो बहुत चीजें होती हैं। आप लोग तो सिर्फ जो सोचता है कि रिप्लाई नहीं करते, आपको क्या करना है, उठे, बैग पकड़ा या झोला पकड़ा, चल दिए लाइब्रेरी की, और जो क्वेश्चन नहीं आया तो पूछ दिया कहीं भी। ऐसा नहीं होता बच्चों। 1 या 2, 10, 15 बच्चे होते हैं जो पर्टिकुलरली मैं जिनको जानता या जिनसे बात होती रहती या जिनके बारे में पता होता अच्छे से, उतने ही सीमित बच्चे होते तो रिप्लाई होता। अब इतने 2,25,26,000 बच्चे इस चैनल पर जुड़े, अब पता नहीं कब किसका मैसेज कहाँ पे आता है, कौन टेलीग्राम पे मैसेज करता है, कौन जो इस चैनल के कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करता है, पता नहीं चल पाता बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि जो रिप्लाई नहीं हो पाते हैं। दूसरा, जो सोचते हैं कि सर दूसरी बातें भी करें या बाहर की बातें भी करें, भर्तियों के बारे में बात करें, उस चीज के लिए प्लेटफॉर्म मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैंने सरकार की ओर से जो एनओसी ली है आप लोगों को पढ़ाने के लिए है, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंने जो गेन किया, आप लोगों को क्लासेस डिलीवर करने के लिए, जिसे पढ़ना है, जिसे समझ आता है, पूरी मेहनत करिएगा। मैं आप लोगों के साथ हूं, और बहुत साल से जो बच्चे निकल भी रहे हैं उनसे भी पूछ लेना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजें मैं इसी तरीके से डिलीवर करता हूँ, ठीक है। हेडिंग डालना है बच्चों आपको, आर्थिक सर्वे यानी इकोनॉमी सर्वे उत्तराखंड का। ये है बच्चों जो उत्तराखंड का आर्थिक सर्वे है 2024-25 का। अब कई चीजें दिमाग में होंगी कई लोगों के कि सर अभी तो साइट पे अपलोड नहीं हुआ है, क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। देखो, नियोजन विभाग की साइट पे अपलोड हो या ना हो, ठीक है, यानी जो इकोनॉमी सर्वे बनाता है, जो अपने आप में नियोजन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट है, उसकी साइट जो होती है, स्टैटिक्स वाली देखा होगा आपने, आर्थिक सर्वेक्षण के लिए जो डायरेक्टरेट होता है उसका एक, तो अर्थ एवं सांख्यिकी डायरेक्टरेट जिसको बोलते हैं, वो निकालता है। अभी साइट पे अपलोड नहीं है, लेकिन ये मिल गया है मुझे। तो उत्तराखंड आर्थिक सर्वे आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है वो बताऊंगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि सबसे पहले बच्चों हमने ये देखना है कि इस साल सरकार की क्या टारगेट रहे। देखो, 2023-24 के अंतिम अनुमान के हिसाब से अगर आपको देखेंगे, उत्तराखंड की जो वृद्धि है बच्चों, ग्रोथ रेट है 7.83% आंकी गई है, ठीक है। देखो, पहला लिखना आपको, वर्ष 2023-24 के अनुसार, पूरा लिखना, वर्ष 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि कितने % आंकी गई है। आर्थिक वृद्धि ये आंकी गई है बच्चों अपने आप में 7.83%, ठीक है। ये अंक आंकी गई है। अगर पूछता है वर्ष 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि कितने % आंकी गई है, 2023-24 में 7.83%। इसको 2024-25 में जो आर्थिक वृद्धि या विकास दर है बच्चों, ये अनुमानित किया है 6.61%, ठीक है। देखो, 2024-25 में पूरा लिखो, 2024-25 में उत्तराखंड की विकास दर या आर्थिक वृद्धि, इसको विकास दर भी लिखा हो सकता है, ठीक है, हम आर्थिक वृद्धि लिख रहे हैं। उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि कितना अनुमानित है, आर्थिक वृद्धि ये है बच्चों
6.61%, ठीक है। यानी 6.61% क्या है, अपने आप का अनुमानित है, यह अनुमान होता है, क्योंकि जब भी आप बजट और आर्थिक सर्वे से चीजें देखते हैं, इसमें क्या होता है, एक वास्तविक जो हमने आंकड़े प्राप्त किए, एक जो अनुमानित है, इस तरीके से 2-3 साल का इसमें रहता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2024-25 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि कितना अनुमानित की गई, तो 6.61% हो जाएगा, और जबकि 2023-24 में इसकी आर्थिक वृद्धि दर इतनी आकी गई थी। तो अनुमान कितना है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है 6.61%, ठीक है। होती तो बहुत चीजें हैं, कुछ इंपोर्टेंट चीजें होती है, वो आपको मैं यहाँ पे स्टार लगा देना, पहली चीज। दूसरा देखना बच्चों, जीडीपी कितनी है वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि उत्तराखंड की जीडीपी कितनी रही या क्या रही। ये जिस दिन आर्थिक सर्वे की अंतिम क्लास आएगी, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि इसकी जीडीपी कितनी अनुमानित है और कितनी रही, ठीक है। वो अभी हमने देखने की जरूरत नहीं है। अब सबसे मेन चीज है बच्चों, संरचनात्मक दृष्टि से कुछ चीजें होती हैं उत्तराखंड में जो अनुमानित है। देखो, संरचनात्मक दृष्टि से, स्ट्रक्चर पूरा लिखना, संरचनात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। संरचनात्मक दृष्टि से उत्तराखंड में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का योगदान लिखना। उत्तराखंड में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का अनुमान लिखना है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र का अनुमान कितना है बच्चों, इस बार यहां लिखो आप प्राथमिक क्षेत्र, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिल सकता है, अक्सर आता है। प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान बच्चों अनुमानित है 2024-25 में, वो है 9.34%, ठीक है। देखो 9.34% है, ठीक है। ये कब का है, 2024-25 के लिए है, 2024-25 के लिए। अब इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत हो जाती हैं। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2.34% अनुमानित है। द्वितीयक क्षेत्र का बच्चों 44.65% अनुमानित, देखो 44.65% अनुमानित है, ठीक है। और इसी तरीके से आता है तृतीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र का बच्चों 46.02%। अब आप बताओ, कभी आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में इनमें से कौन से क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक अनुमानित किया गया 2024-25 के लिए, इंडिया हो या भारत, मतलब उत्तराखंड हो, दोनों ही क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र का योगदान अगर आप देखोगे तो ये काफी ज्यादा रहता है। तो आप देखना प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीजें आती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व उससे संबद्ध क्रियाएं आती हैं, जैसे कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, कुक्कुट पालन है, खनन, उत्खनन, यानी जहां पे डायरेक्ट आप आर्थिक गतिविधि प्रकृति से करते हैं, नेचर के साथ करते हैं, वो सारी गतिविधियां किसके अंदर आती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र से जब आप चीजें उठा के इंडस्ट्री में ले जाते हो, यानी उद्योग क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो आता है सेकेंडरी, उसका योगदान कितना है, इतना। और तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को, इसको पता भी होगा आपको, तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, सेवा क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र को, आपको पता ही होगा। और प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, कृषि व उससे संबद्ध क्षेत्र, ठीक है, ये आता है आपको। तो अगर पेपर में पूछता है कि सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखना है बच्चों, 2024-25 में मूल्य संवर्धन में वृद्धि का कुछ अनुमान लगाया गया है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मूल्य संवर्धन या किसके अंदर होगा वो आपको बताता हूं, ठीक है। लिखो वर्ष 2024-25 में, अभी मिटा देता हूं पर, ठीक है, वर्ष 2024-25 में लिखो, पूरा लिखना, वर्ष 2024-25 में मूल्य संवर्धन का अनुमान, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार, थोड़ा सा हटके है, ठीक है। वर्ष 2025 हेतु मूल्य संवर्धन का अनुमान, मूल्य संवर्धन का अनुमान, ठीक है, मूल्य संवर्धन अनुमान लिखो, यानी किसमें मूल्य का संवर्धन सर्वाधिक होगा, उसका एक अनुमान लगाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वो आपको पता होना चाहिए। देखो मूल्य संवर्धन में वृद्धि अनुमान लिखो, मूल्य संवर्धन वृद्धि अनुमान लिखना है, ठीक है, आप लोग वृद्धि कर देना है यहाँ पे, मूल्य संवर्धन वृद्धि अनुमान लिखना। सबसे ज्यादा मूल्य संवर्धन जो अनुमानित है बच्चों, वह लोक प्रशासन व अन्य क्षेत्र में, ठीक है। देखो ये सीरीज है इसकी, लोक प्रशासन व अन्य, सबसे ज्यादा मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में अनुमानित अगर पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन व अन्य। सेकंड में होगा बच्चों निर्माण, यानी निर्माण उद्योग के क्षेत्र में। तीसरा होगा बच्चों मत्स्य पालन में, ठीक है, लोक प्रशासन व अन्य। दूसरा लिखो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग। तीसरा लिखो मत्स्य यानी मछली पालन या मत्स्य उत्पादन, जो भी लिखोगे आप लोग। तीसरा आप लोग क्या लिखोगे, मत्स्य पालन लिखना है, ठीक है, मछली पालन। इसमें मूल्य संवर्धन सबसे ज्यादा
अनुमानित है। इसके बाद जो फोर्थ पोजीशन पर आएगा मूल्य संवर्धन में, वो आएगा क्या, रेलवे परिवहन एवं संचार। क्या लिखोगे, रेलवे परिवहन एवं संचार, वो संचार। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर में आएगा खनन व उत्खनन, खनन व उत्खनन। ठीक है। और अंतिम नंबर पे आएगा बच्चों कौन सा, जो अनुमानित है वो है वित्त सेवाएं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है, अब इसका परसेंटेज नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे परसेंटेज क्वेश्चन थोड़ा ना आते हैं कि इसका कितना अनुमानित है। जो क्वेश्चन जिस तरीके का पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखना, मूल्य संवर्धन के अनुमान के अंतर्गत लोक प्रशासन व अन्य क्षेत्र में सर्वाधिक मूल्य संवर्धन अनुमानित किया गया है। सेकंड में आएगा निर्माण उद्योग, थर्ड में मत्स्य पालन, चौथे में रेलवे परिवहन एवं संचार, फिर खनन व उत्खनन, वित्त सेवा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उत्तराखंड में के आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से मूल्य संवर्धन वृद्धि अनुमान सर्वाधिक किस क्षेत्र में अनुमानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन व अन्य। ये नहीं कि वहां जाके आत्मा परमात्मा के पास पहुंचा के आ रहे हो, वहीं बेहोश होकर आ रहे हो। इससे पहले कि आपके साथ ये नौबत आए, चीजों को सही टाइम पे आप लोगों को सीखना होगा। ठीक है। तो लोक प्रशासन व अन्य, निर्माण उद्योग, मत्स्य पालन, रेलवे परिवहन व संचार, खनन व उत्खनन व वित्त सेवाओं के क्षेत्र में अगर आप देखोगे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, इस तरीके से मूल्य संवर्धन वृद्धि का अनुमान किया गया है। ठीक है। अब आता है बच्चों पर कैपिटा इनकम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2023-24 में जहां 2,46,178 अनुमानित किया गया, देखो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, एक है 2023-24 और एक है 2024-25। ठीक है। 2023-24 के अनुमान के अनुसार जो हमें प्राप्त हुआ वो मिला बच्चों 2,46,178 रुपया। लिखो 2,46,178 रुपया ये। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ और ही था, हमने कोई एक अनुमान होता है बच्चों, एक वास्तविक आंकड़े होते हैं, ये अनुमान है। अब जो अगला आ रहा है, ठीक है, 2024-25 में जो प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है बच्चों, वो है 2,74,064। ठीक है। लिखो 2,74,064 रुपया, ये क्या है, अनुमानित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्ष 2000 अनुमानित वर्ष 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाएगा 2,74,006 रुपया अनुमानित है, ये ध्यान रखना। और 2023-24 में हमने जो प्राप्ति किया 2,46,178 किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है, राजस्व प्राप्तियों का अनुमान होता है, राज्य कर वगैरह, ये सब हम कहाँ पे देखेंगे। अभी तो मैं एक आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ उत्तराखंड का आर्थिक सर्वे में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। इसके बाद जब मैं पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त वगैरह सब पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर आपका प्राथमिक क्षेत्र का उपक्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का उपक्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का उपक्षेत्र, वहां पे चीजें फिर क्या हो जाएंगी, लेंदी हो जाएंगी। ठीक है। अगला लिखना, जीएसटी से बाहर कुछ चीजें रखी गई बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं जीएसटी से बाहर क्यों चला गया सीधे, वो इसलिए चला गया, मैंने ये नहीं पढ़ाया आपको कि इसमें राजस्व प्राप्ति कितनी, पूंजीगत प्राप्ति कितनी, कितना, वो नहीं पढ़ाया। आपके पेपर में जो आ सकता है वो लिखता, जीएसटी से बाहर की वस्तुएं, लिखो जीएसटी से बाहर की वस्तुएं। ठीक है। देखो पेट्रोल पूरा लिखना, पेट्रोल जो जो इससे बाहर है, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, नेचुरल गैस, पेट्रोल लिखना पहला, डीजल लिखना 2, नेचुरल गैस लिखना 3, एटीएफ लिखना 4। ठीक है। इसके अलावा वाइन, शराब, शराब भी बच्चों जीएसटी से बाहर रखी गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है। नेचुरल गैस के अलावा एटीएफ और शराब, ये 5 आइटम जो है बेसिकली अभी के टाइम पे बच्चों 1 2 3 जहां ये क्या है, जीएसटी से बाहर रखी गई, ध्यान रखना। ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है, ये आर्थिक सर्वे से लिंक मत करना, नॉर्मल आपसे मैं लिखा रहा हूं। कभी कभी ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी वस्तु जीएसटी से बाहर रखी गई। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर, उससे बाहर रखी गई ये चीजें, ध्यान रखना। ठीक है। अगला लिखो आप लोग, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मुख्यतः किस फसल के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। पूरा लिखना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय, पूरा लिखना है। ठीक है। मुख्यमंत्री यानी सीएम, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मुख्यतः किस फसल की वृद्धि का टारगेट रखा गया है। कीवी की फसल में क्या करने का, ग्रोथ करने का। तो जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बच्चों मुख्यतः यह चमोली, रुद्रप्रयाग और इसके अलावा कुछ और जनपद है जहां पे संचालित हो रही है, लाइक चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर एवं चंपावत। उन जिलों में, इन जिलों में यानी चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी,
बागेश्वर व अपने आप में कौन सा चंपावत। इन जिलों में एक स्कीम राज्य सरकार के द्वारा भी संचालित है जिसके अंदर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगर क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस फसल के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, कृषि कीवी की फसल, और बेसिकली किन जनपदों में संचालित की जा रही है, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर एवं चंपावती। ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखना 20वीं पशु गणना किस वर्ष की गई थी, ठीक है, यानी 20वीं पशुओं की गणना 2019 में हुई थी। और क्योंकि उससे भी संबंधित क्वेश्चन का भी पूछ देता है, ये सब आर्थिक क्षेत्र के एक सिंहावलोकन पशु गणना। मैं अभी ये डेटा वाले क्वेश्चन यहाँ पे कम करा रहा हूँ क्योंकि आपका क्या है, डेटा वाले जो क्वेश्चन होंगे जितने कब क्या हुआ वो इसके बाद वाली क्लास में आएंगे, ठीक है। 20वीं पशु गणना 2019 लिखो। अगला लिखो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राज्य पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना के अंतर्गत अगला लिखना है, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है बच्चों, 90% यानी जो राज्य के पशुधन है यानी पशुपालक हैं उनकी देश जो उनके पास पशु हैं उनके लिए क्या किया जाता है, 90% ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। लिखो 90% ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना के अंतर्गत कितना जो है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो टोटल जो उसका कॉस्ट आ रही है उसका 90% इसमें ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखना आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना। पहले पूरा लिखना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना, पूरा लिखना है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना, दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना। बेसिकली बच्चों ये जो योजना शुरू की गई थी ये अक्टूबर 2017 में शुरू की गई थी, ठीक है। यानी अक्टूबर 2017 की ये योजना है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मुझे लग रहा है कि यहाँ लिख दो, ये जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है बच्चों सहकारिता अक्टूबर 2017, इसके कुछ प्रावधान ही ध्यान रखते हैं। इसमें क्या करती है बच्चों, ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं 3 क्षेत्र में। ये क्वेश्चन डीपली पूछ सकता है। एक है कृषि कार्य हेतु यानी कृषिगत क्षेत्र में, एक होता है इसके अलग गैर कृषि क्षेत्र, और एक होता है इसमें एनजीओज को। अगर आप कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए इसमें ऋण दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। रुपए 1 लाख तक का इसमें ऋण दिया जाता है, यानी कृषितर कार्य बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कृषि कार्य होता है। और एक होता है बच्चों कृषि से हटके जो कार्य होते हैं उसमें 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, रुपए 3 लाख, और कुछ एनजीओज होते हैं उनको 5 लाख रुपए तक। अब आपको ये पता होना चाहिए कृषि कार्य तो पता ही है, फसल असल कटाई बुआई ये सब। गैर कृषि कार्य जैसे आपने मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या पॉली हाउस लगवाए आपने, कुछ भी इस तरीके के जो कार्य होते हैं जो कृषि से हटके होते हैं, लेकिन होगा आपका किससे, जो बेसिकली जो आप समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित एक्टिविटीज है, इन्हीं के उद्योग लगा दिया बड़ा सा, ऐसा नहीं। तो गैर कृषि के लिए 3 लाख, कृषि के लिए 1 लाख और एनजीओ को 5 लाख तक इसमें क्या करते हैं, ऋण दिया जाता है बच्चों। ये ब्याज रहित ऋण होता है। अब ब्याज रहित ऋण जो ये इस योजना के तहत है तो ध्यान रखना, ब्याज रहित ऋण, ब्याज नहीं पड़ेगा आपको, ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराएगी सरकार कृषि, गैर कृषि और एनजीओ को, ठीक है। अब गैर कृषि कार्य क्या होंगे, जैसे आपका मैंने पशुपालन, जड़ी बूटी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पुष्प जो उगाते हैं, इसके अलावा जो अपने आप में पॉली हाउसेस वगैरह बनाते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना किन 3 क्षेत्रों में लगती है, कृषि कार्य हेतु, गैर कृषि कार्य हेतु, एनजीओ को भी दिया जाता है, ठीक है, जो इस टाइप के कार्य करते हैं। और इसमें क्या है, ब्याज रहित ऋण का प्रावधान, और क्या है उसके अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना है आपको राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, राज्य समेकित सहकारी विकास योजना, मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ठीक है। आप लिखो राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना, राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना। इससे क्वेश्चन क्या आएगा, ये जो परियोजना है कितने क्षेत्रों में लगती है, 4 क्षेत्र हैं बच्चों इसमें, ठीक है। इस परियोजना को 4 क्षेत्रों में इंप्लीमेंट किया गया है, वो है सहकारिता, मत्स्य पालन, भेड़ और बकरी पालन और डेयरी विकास, ठीक है। लिखो ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक है सहकारिता कोऑपरेटिव, दूसरा मत्स्य पालन, तीसरा बकरी और भेड़ पालन,
और चौथा लिखो आप लोग क्या बताया मैंने, बकरी भेड़ पालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, और जो अंतिम बता रखा है बच्चों वो कौन सा बताया आपको अभी मैंने, डेयरी विकास। यानी इन क्षेत्रों में ये राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना चल रही है, ठीक है, डेयरी विकास। ये ध्यान रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी होती हैं पेपर के दृष्टि से। तो सहकारिता, मत्स्य पालन, बकरी और भेड़ पालन तथा डेयरी विकास, इन 4 क्षेत्रों में राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंत्योदय गैस रिफिल परियोजना मैंने बताई थी। मुख्यमंत्री अंत्योदय गैस रिफिल परियोजना में कितने सिलेंडर भरे जाते हैं बच्चों, 3 सिलेंडर रिफिल किए जाते हैं। किसके किए जाएंगे, अंत्योदय परिवार के। अंत्योदय परिवार कौन होते हैं, गरीबों में भी गरीब होते हैं, जो उनको बोलते हैं अंत्योदय परिवार। तो अगर क्वेश्चन पूछता है मुख्यमंत्री गैस निःशुल्क गैस रिफिल परियोजना जो है उसके अंदर कितने गैस अंत्योदय परिवारों के रिफिल किए जाते हैं, 3, क्योंकि अभी ये उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं वाला चैप्टर मैंने दो क्लासेस इसके पहले करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, जिसने नहीं देखा होगा वो मैंने कराई है, वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना मैंने कराई, क्योंकि इसमें मेंशन कर रखा है सब चीजें, ठीक है। नमक पोषण योजना में क्या था, तो जो 8 रुपया प्रति केजी आयोडीन युक्त नमक दिया जाता है प्राथमिक व अंत्योदय परिवार को, ये कराया हुआ है मैंने। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड बनाने में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर रहा। देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा, यानी एक देश का एक राशन कार्ड होगा, इसमें उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा, 5th रहा, ठीक है, 5वीं पोजीशन पर रहा पूरे देश में इसको मतलब रिलीज करने में, इस टाइप के कार्ड बनाने में। तो वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तराखंड कौन से पोजीशन पर रहा था, 5वें स्थान पर रहा, सॉरी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो, वर्ष 2021 और 2023 में वनावरण में कितनी कमी हुई, इस बार की वन रिपोर्ट भी उसने मेंशन करी है, वनावरण में कमी, यानी फॉरेस्ट एरिया में जो कमी आई है बच्चों 2021 से 2023 यानी 2 साल के अंदर, वो आई है 1.3 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लिखो 1.3 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, जो भी लिखते हो। ये कब से कब तक, 2021 से 2023, ठीक है। वनावरण में कितनी कमी आई है, 1.3 स्क्वायर किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो, भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से, पूरा लिखना, भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से, पूरा लिखना आपको, ठीक है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से उत्तराखंड में किस वर्ष पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गुलदारों की गणना की गई, वैज्ञानिक आधारों पे गुलदारों की गणना की गई, ठीक है। तो आपने लिखा होगा 2022, इसका आंसर क्या लिखना आपको, 2022, यानी जो वन्यजीव संस्थान है बच्चों उसके सहयोग से इस बार, यानी 2022 में जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसके सहयोग से गुलदारों की पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना की है। इसमें कब की गई, 2022 में, पूरा लिखा ना आपने, वन्यजीव संस्थान की सहायता से वैज्ञानिक तरीके से पहली बार गुलदारों की गणना, वैज्ञानिक तरीके से पहली बार। वैसे तो गुलदार की गणना 2008 में भी हुई है, लेकिन पहली बार गुलदार गणना कब की, यहाँ पर 2022 में, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, गुलदार की गणना 2022 में की, ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगला लिखना, 4 धाम यात्रा जो 2024 में आयोजित की गई, क्योंकि सरकार की उपलब्धियां गिना था यहाँ पे, ठीक है। तो 4 धाम यात्रा की गई, उसमें सबसे ज्यादा यात्री जो आए या जो श्रद्धालु आए, किस धाम में सर्वाधिक आए, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री, फिर यमुनोत्री। लिखो, वर्ष 2024 की 4 धाम यात्रा के तहत, वर्ष 2024 की 4 धाम यात्रा के तहत सर्वाधिक, वर्ष 2024 की 4 धाम यात्रा के तहत सर्वाधिक श्रद्धालु आए, सबसे ज्यादा आए केदारनाथ, फिर आए बद्रीनाथ में, ठीक है, फिर आए गंगोत्री, फिर आए यमुनोत्री। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा बना लोगे अपना, सर्वाधिक श्रद्धालु कहाँ आए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। इसके अलावा बच्चों दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना आप समझ गए थे ना, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में कंफ्यूज मत करना। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, उसमें सरकार क्या करती है, मैंने आपको कल भी इसको बताया था। दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है अपने आप में कौन सी, फिर कह रहा हूं, जो मैंने परसों आपको योजना वाली चैप्टर योजना कराया था होम स्टे वाला, उसको फिर आप लोग कंफ्यूज मत करना। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में फिर से सुन लेना क्या प्रावधान है, 15 लाख या अधिकतम 50% अधिकतम 15 लाख रुपए तक का ऋण सरकार दे सकती है। और साथ ही साथ इस पॉइंट को, इतना तो मैंने लिखाया है, 15 लाख या 50% या अधिकतम 15 लाख का ऋण सरकार देती है, या
पहले 5 वर्षों में जो उसको टोटल ब्याज पड़ रहा होगा उसका अधिकतम 1.5 लाख तक सरकार क्या कर देती है, ब्याज माफ कर देती है, या 1.5 लाख तक या जो ब्याज पड़ रहा होगा उसका टोटल 50% जितना भी होगा उतना माफ कर देगी। सपोज आपने जो ऋण लिया उसका अगर आपको 3 लाख रुपए उस ऋण पे ब्याज पड़ रहा है तो सरकार क्या करेगी, 1.5 लाख रुपए इसका माफ कर देगी, तो 1.5 ही लाख आपको देना पड़ेगा। ये मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, अब गलत मत करके आना, क्योंकि होम स्टे योजना मैंने इतना ही लिखाया था कि सरकार कितने तक ऋण दे सकती है, लेकिन मैंने ये नहीं लिखाया कि उसमें कितने रुपए तक ब्याज माफ कर सकती है। तो 1.5 लाख रुपए तक ब्याज माफ करती है, ध्यान रखना, इसको आप लोग उसको क्या कर देना, करेक्ट कर देना, ठीक है। बैंक शाखाएं लिखो बच्चों, सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में, फिर शहरी क्षेत्र में, फिर अर्ध शहरी क्षेत्र में, ठीक है। लिखो उत्तराखंड में बैंक शाखाएं, उत्तराखंड में बैंक शाखाएं सर्वाधिक है ग्रामीण क्षेत्र में, फिर है शहरी क्षेत्र में, फिर है अर्ध शहरी क्षेत्र में, ठीक है। इन 3 क्षेत्रों में सर्वाधिक क्या है बच्चों, बैंक की शाखाएं हैं, ठीक है। इससे आगे देखना, तो सर्वाधिक बैंक की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में, देन शहरी में है, उसके बाद अर्ध शहरी क्षेत्र में। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे पूछता है, बैंक शाखाएं सर्वाधिक, जो अगर आप देखेंगे सर्वाधिक बैंक शाखाएं लिखो, सर्वाधिक बैंक शाखाएं एसबीआई की राज्य में, फिर है पंजाब नेशनल बैंक की पीएनबी, फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है, बीओबी, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की थर्ड में सबसे ज्यादा शाखाएं पूछता है, तो एसबीआई, सब फिर पीएनबी, फिर बीओबी। हालांकि इनसे ज्यादा शाखाएं प्राइवेट बैंक की, निजी बैंक के हैं, लेकिन वो नहीं पूछेगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र का है तो सरकारी ही पूछेगा। एक बार पूछा था कि सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की हैं, एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा लिखो राज्य में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं बच्चों, नहरें, नलकूप और पंप नहर, ठीक है। लिखो राज्य में सिंचाई के प्रमुख स्रोत, राज्य में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, सबसे ज्यादा बच्चों नहरें, फिर है नलकूप, उसके बाद है जो अपने आप में ये जो एक होता है ना ट्यूबवेल टाइप के, सबसे ज्यादा नहर है, उसका नलकूप ही ट्यूबवेल हुआ, उसका पंप नहर होते हैं बच्चों एक, ठीक है, पंप नहरें लिखो, पंपिंग होती है उसमें, पंप नहरें, ये प्रमुख सोर्स हैं राज्य में सिंचाई के। और सर्वाधिक कौन से हैं, सबसे कम कौन से, वो सिंचाई वाले चैप्टर जब आएगा इकोनॉमी सर्वे का उसके अंदर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अगला लिखना आप लोग, एक लोग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन किस चीज से संबंधित है, लिखो क्रिटिकल, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन का संबंध लिखना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन, ये है बच्चों साइबर सुरक्षा से, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी इसको, ठीक है, साइबर सुरक्षा। अगर आपसे पूछता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइन का संबंध किस से है, तो यह है साइबर सुरक्षा, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा लिखना आपको सेक्टरल, ये छोड़ अभी मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगला लिखो एसडी जो इंडेक्स है 2023-24 के लिए, उसमें उत्तराखंड की रैंक कौन सी रही, लिखो नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उत्तराखंड का स्थान फर्स्ट रहा बच्चों, कब, 2023 के लिए, ठीक है। 2023 में इसमें एसडीजी इंडेक्स से निकाला, उत्तराखंड फर्स्ट पोजीशन पे रहा, यानी समावेशी विकास सूचकांक बोलते हैं इसको, ठीक है, समावेशी विकास, ये तो मैंने बहुत बार कराया है सूचकांक, इसमें उत्तराखंड पहले स्थान पे रहा और केरला के साथ वो संयुक्त रूप से फर्स्ट स्थान पे रहा एसडीजी इंडेक्स में, ध्यान में रखना, ठीक है। उत्तराखंड में जो अभी राष्ट्रीय खेल हुए कितने जनपद में हुए ये भी मेंशन किया है, 6 जनपद में, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कितने जनपद में हुए बच्चों, 6 जनपदों में इसका आयोजन किया गया, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। 6 जनपद कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, लिख लो इसके ब्रैकेट में 6 जनपद, देहरादून पहला, हरिद्वार दूसरा, टिहरी तीसरा, नैनीताल चौथा, उधमसिंह नगर पांचवा, पिथौरागढ़ छठा। तो 6 जनपद कौन से हैं, 3 कुमाऊं मंडल से हैं, 3 गढ़वाल मंडल से हैं, जिसमें देहरादून में सर्वाधिक खेलों का आयोजन किया गया, हरिद्वार में किया गया, टिहरी में जो अपने आप में ये वाटर एक्टिविटीज़ के अंदर है, टिहरी लेक वगैरह के आसपास के इलाकों में, और इसके अलावा पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग से संबंधित एक्टिविटीज़ का आयोजन किया गया, साथ ही साथ हल्द्वानी और नैनीताल के हल्द्वानी में और उधमसिंह नगर में भी इसका आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय खेल कितने जनपदों में आयोजित किए गए, 6। अब देखना बच्चों, कुछ एक यहाँ पे आपने ध्यान दिया नहीं दिया, कुछ भूस्खलन क्षेत्र हैं बच्चों जो काफी चर्चा में रहे और इस बार
जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें भी इसमें बताया गया कि इसमें कुछ भूस्खलन क्षेत्र हैं, इस पर कार्य किया जा रहा है। इसको ध्यान रखना कि कौन सा भूस्खलन क्षेत्र कहाँ पर है। पहला आपको लिखना है बलिया नाला भूस्खलन क्षेत्र, जो नैनीताल जनपद के आसपास के उनको पता होगा कि बलिया नाला भूस्खलन क्षेत्र काफी चर्चा में रहता है। तो बलिया नाला भूस्खलन क्षेत्र है बच्चों नैनीताल में, नैनीताल के ही पास है बलिया नाला भूस्खलन क्षेत्र। ठीक है, दूसरा लिखना ग्वाल गांव भूस्खलन क्षेत्र, धारचूला पिथौरागढ़ में। ग्वाल गांव भूस्खलन क्षेत्र कहाँ पे? धारचूला, ब्रैकेट में लिख लो पिथौरागढ़। ठीक है, यानी धारचूला, ग्वालगांव, पिथौरागढ़ में। ठीक, अगला लिखना है आपको ग्लोगी भूस्खलन क्षेत्र, ये है मसूरी के पास, मसूरी ग्लोगी भूस्खलन। ठीक है, ये कहाँ है बच्चों? मसूरी में। मसूरी कहाँ पड़ता है? देहरादून जनपद में। ठीक है, और अंतिम आपने लिखना है क्या? वो लिखना है हल्दा पानी, हल्दा पानी भूस्खलन क्षेत्र, ये है चमोली में, हल्दा पानी। ठीक है, हल्दा पानी कहाँ है? चमोली में है भूस्खलन क्षेत्र। हल्दा पानी कहाँ पे बच्चों? चमोली में है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब ये जो था बच्चों आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप का था, किसका? इकोनॉमी सर्वे का, जिसके अंदर बहुत से विभाग हैं उनके बारे में कुछ कुछ मेंशन कर रखा था। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे इससे संबंधित प्रमुख आंकड़े, जहां आपको प्राथमिक क्षेत्र में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान रहा, द्वितीयक में किसका रहा, तृतीयक में किसका रहा, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में टॉप में कौन से रहे, बॉटम से कौन से रहे, वो सब चीजें इकोनॉमी सर्वे के अंदर आएंगी। बस मेहनत करते रहिए, कहीं भी अपने आप को पीछे मत होने देना, क्योंकि ये चीजें आज नहीं तो कल के दिन आपके काम आएंगी आएंगी। क्योंकि सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब परीक्षा में हम बैठते हैं और हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमें आना चाहिए था, हमने क्यों नहीं पढ़ा होगा, या जब रिजल्ट आता है। दो ही मूवमेंट ऐसे होते हैं इंसान की लाइफ में, ये परीक्षार्थी के जीवन में। एक जिस दिन उसका पेपर अच्छा हुआ वो बहुत खुश हो जाता है, या पेपर खराब हुआ बहुत दुखी, दूसरा जब रिजल्ट आता है। दो ही चीज होते हैं बच्चों, ये चीजों को दिमाग में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे जारी रखना। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।